जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज प्रैक्टिस सेट 10 आपको करवाने वाला हूं। इसी के साथ साथ आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस होते हैं और 10 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट होने वाले हैं। आपके 200 क्वेश्चंस तैयार होने वाले हैं और ये जितने भी 200 क्वेश्चंस है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। आप एक बार प्लेलिस्ट को वाच करिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एक प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री फुल टॉपिक वाइज और एक है केमिस्ट्री फुल प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और एक हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाई है। टॉपिक वाइज अभी चल रही है, इसके बाद मैं लगातार टॉपिक वाइज ही करवाऊंगा, क्योंकि मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और 2 फुल प्रैक्टिस सेट में आपको और करवाऊंगा। वो मैं लास्ट टाइम करवाऊंगा जब आपका एग्जाम करीब होगा। वो भी 2 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, फुल केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट। तब तक आपका टॉपिक वाइज केमिस्ट्री चलती रहेगी और मैं आपसे पूछता रहूंगा, कम्युनिटी पर पोस्ट करता रहूंगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, उसी के आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाई जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि पॉलीमर केमिस्ट्री में H2O2 का क्या योगदान है। ठीक है, कह रहा है द रूल ऑफ H2O2 इन द पॉलीमर केमिस्ट्री इज। तो मैं आपको बता दूं, जो पॉलीमर केमिस्ट्री होती है, पॉलीमर केमिस्ट्री में ही हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, रेशे वगैरह पढ़ते हैं, बेकेलाइट वगैरह, यानी कि जो प्लास्टिक होती है, ये सब पॉलीमर केमिस्ट्री में आती है। पॉलीमर केमिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके वहां से क्लियर करवा दूंगा। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि जो H2O2 होता है एक मूलक के रूप में काम करता है। ठीक है, मूलक के रूप में कार्य करता है। मूलक भी 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। ये आपको मैं वहीं पर डिस्कस कर दूंगा, तब तक आप ये क्वेश्चंस को देख लीजिए। पॉलीमर केमिस्ट्री में H2O2 का जो योगदान होता है मूलक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है कि सूर्य की किरणें निम्न में से किसका संश्लेषण करती हैं। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो विटामिन होते हैं, कौन सी विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील हैं, कौन सी ऐसी हैं जल में अघुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो अगर आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि जो विटामिन बी है हमारे पास है ए, और विटामिन जो है सी। ये हमारे पास 2 विटामिन केवल जल में घुलती हैं, बाकी कोई विटामिन जल में नहीं घुलती है। तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, बाकी जो होती हैं जल में अघुलनशील विटामिन होती हैं। आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1 मोल HCl बराबर है। अब देखिए इसमें पूछ दिया है कि 0.1 मोल HCl बराबर है, किसके बराबर है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आपसे पूछ रहा है, आपको मोल दे रखा है ना, तो आपने फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, W/M। एक मैंने आपको चैप्टर करवाया था, उस चैप्टर का नाम तो मुझे नहीं पता है, शायद मोलरता वाला कोई चैप्टर है जिसमें मैंने आपको करवाया है। उस पर हाँ, सोल्यूशन नाम का चैप्टर है। आप एक मेरी प्लेलिस्ट पढ़ी है जिसमें मैं टॉपिक वाइज करवाता हूँ, उसमें एक सोल्यूशन नाम का चैप्टर है। सोल्यूशन नाम का थंबनेल लगा है, उसको देखिएगा। उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए, नॉर्मलिटी, मोलरता और मोल कैसे निकालते हैं, तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं, वाष्प घनत्व अणुभार में क्या संबंध होता है, अणुभार मोलरता इनमें क्या संबंध होता है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, और जो प्लेलिस्ट का नाम है वो हमारे टॉपिक वाइज केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट की है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके ये सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको पॉइंट 1 दे रखा है, मोल होता है, नंबर ऑफ मोल दे रखा है, W हमसे पूछा है, और HCl का जो अणुभार होता है आपको पता है 1 + 17 पॉइंट कितना इसमें के Cl कितना होता है, Cl होता है 35.5। तो 35.5 इसको कर लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा W/36.5। ठीक है, तो 36.5 इससे इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, W की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 36.5 निकल के आएगी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 4 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और फुल प्रैक्टिस सेट तो लोग करवा रहे हैं, लेकिन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको कोई नहीं करवा रहा है पूरे यूट्यूब पर, जो कि मैं ही हूं आपके लिए करवा रहा हूं। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अगर कोई करवा रहा है यूट्यूब पर तो मैं ही करवा रहा हूं, और मैं हर एग्जाम के लिए करवा रहा हूं। जिस एग्जाम में केमिस्ट्री पूछी जाती है वो सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। परमाणविक नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो परमाणविक नाभिक होता है तो आपने देखा होगा कि जो, अब देखिए मैं आपको बता दूं, नाभिक ये परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, तो वो भी सी बात है, नाभिक की त्रिज्या कम होगी और परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगी। अब ज्यादा अगर परमाणु की त्रिज्या है तो 10 की घात इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, यानी कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10 की घात -15 होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -10 होती है, 10 की घात -10 होती है। इसको आप याद कर लेना। ये मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में। अब आपसे पूछ रहा है कि परमाणविक नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात -15 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 10 की घात -13 हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। 4 का सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। पूछ रहा है कि BSPER नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्मों की प्रतिकर्षी अंतःक्रिया निम्न क्रम में घटती है। तो मैं आपको बता दूं, जो रिपल्सन होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, घटती है, पूछ दिया है ना, घटती है। ओके,
देखिए तो इसमें जो क्रम बनेगा बनेगा लोन पेयर में, फिर आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर आएगा बॉन्ड पेयर में। यानी कि एक चैप्टर करवाऊंगा आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ही करवाऊंगा, उसी में सब एक ही बार में डिस्कस कर दूंगा। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, फुल प्रैक्टिस सेट है, लास्ट होने वाला है। इसके बाद में 2 प्रैक्टिस सेट आपको फुल करवाऊंगा, वो करवाऊंगा आपके एग्जाम टाइम। तब तक आपका हमारा टॉपिक वाइज ही चलेगा, लगातार टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में अच्छे अच्छे टॉपिक्स शॉर्ट ट्रिक्स सब बताऊंगा, तो आप उनको बात करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जो लोन पेयर, जो रिपल्सन सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन जब आपको चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लोन पेयर का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि जब 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म होता है तो उसको ही हम लोग लोन पेयर कहते हैं। इस चीज को पहले डिस्कस कर चुका हूं, आप प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, उसमें मैंने आराम से बताया है, और एक चैप्टर भी करवाया है इससे रिलेटेड, उसमें मैंने और अच्छे से समझाया। तो आप हमारे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को भी बात करिएगा और इसको भी बात करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 6 में आपसे कह रहा है कि सुपर ऑक्साइड ऋणायन के पहचान कैसे करें। देखिए सुपर ऑक्साइड ऋणायन और पराक्साइड का मतलब मैंने कल भी शायद बताया था, कल वाले प्रैक्टिस सेट में। ए जो होता है ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड होता है, और ए हमारे पास क्या होता है, डबल अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये पराक्साइड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 7 में कह रहा है कि 2p कक्षक वाले किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल एक करवाया था, नोड फाइंड आउट करवाए थे। नोड के लिए फार्मूला बताया था n-l- बन करके, ठीक है। तो 2p कक्षक की बात हो रही है, तो 2p कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा। n बराबर 2p कक्षक है, n बराबर तो 2 हो जाएगा। अब l की वैल्यू पूछिए, तो मैंने आपको बताया था कि sp-d-f ए होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर s के लिए है तो 0 l की वैल्यू, और p के लिए है तो 1 हो जाएगी, तो l की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो l कितना आ जाएगा, l बराबर 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट हो जाएगा। 7 का भी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए उसको। उसमें कह रहा है कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा। द्रव्यमान के अनुसार यानी कि मास के अनुसार आपको रेशियो बताना है कैल्शियम और ऑक्सीजन में, और आपको फार्मूला दे रखा है बुझा चूना का या कली चूना का। तो देखिए कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम होता है 20, तो इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 40, ठीक है। ऑक्सीजन होता है 8 परमाणु क्रमांक, उसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 16। 16 से काटिए, 16 से काटिए, तो 16 से 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी 5:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन ए होगा वो राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 9 में आपसे कह रहा है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात उपस्थित होते हैं। अब आपसे पूछ दिया है कि H2O में अनुपात बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो H2O तो 1 होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो काट दीजिए, 1:8 आ जाएगा। तो 1 जो रेशो 8 किस ऑप्शन में है आप देख लीजिएगा, उसमें दे रहा है बी आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का, वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 10 में आपसे कह रहा है कि CO का सापेक्ष द्रव्यमान है। रिलेटिव मास पूछ दे या आप सापेक्ष द्रव्यमान पूछते वो एक ही बात होती है, या फिर आपेक्षिक द्रव्यमान पूछते एक ही बात होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपेक्षिक द्रव्यमान में हम लोग क्या करते हैं, पूरा ओवरऑल मास फाइंड आउट कर देते हैं। तो कितना होता है, Ca 12, यानी कि C का मास 12 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो 12 16 कितना होता है, 28। तो इसका राइट आंसर 28 आ जाएगा, यानी कि 70, यानी कि 10 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 11 में कह रहा है कि CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान, वही बात फिर आ गई, सूत्र का इकाई द्रव्यमान पूछ दिया है। इकाई द्रव्यमान के लिए भी आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने का मतलब इसका पूरा अणुभार फाइंड कर देंगे। इकाई द्रव्यमान को अणुभार भी कहते हैं, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। और ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हमारी टॉपिक वाइज चलेगी प्रैक्टिस सेट, उसमें कॉन्सेप्ट भी चलेंगे, और एक टॉपिक के कम से कम 30 35 40 क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। और कम्युनिटी कर आपको पोस्ट करके कम्युनिटी पर आपसे पूछूंगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उसी के आपके कॉन्सेप्ट और आपके क्वेश्चन कराए जाए, तो आप लोग वहां पर वोट जरूर करिएगा। और यहां पर हम आपको 2 प्रैक्टिस सेट और कराएंगे जब आपका एग्जाम करीब होगा, वो भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 11 कह रहा है आपसे, 11 बोल रहा है कि CaO का इकाई द्रव्यमान है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, CaO, ठीक है, कैलकुलेट करिए। कैल्शियम 20 दूना 40 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 होता है 16, इसमें और कैलकुलेट करिए कितना होगा 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 12 में आपसे पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं और उपस्थित इकलौती अधातु है। इकलौती अधातु बाईं और उपस्थित कौन सी इकलौती अधातु होती है, हाइड्रोजन होती है। आपने मेंडलीफ का अगर वो टॉपिक वाइज क्लास मेरा नहीं देखा है, जिसमें मैंने करवाया तत्वों का वर्गीकरण, आप टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें चैप्टर करवा रखा है। 35-40 क्वेश्चंस भी करवाए हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए। उसमें कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है कि बाईं ओर मौजूद होता है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है, इसको भी याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। एक बार आप इसको देखिए, मैं साफ कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 13 शायद मैंने कल करवाया है, वही क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 78 से 71 तत्वों को कहा जाता है। तो आपने देखा कि एक एफ ब्लॉक होता है, उसमें जो तत्व होते हैं ओवरऑल 28 होते हैं, यानी कि लेंथोनाइड के 14 और एक्टिनाइड के 14। तो जो 58 से 71, अगर लेंथेनाइड की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, तो लेंथेनाइड जो होते हैं वो होते हैं 58 से 71 तक। और लेंथेनाइड जो शुरू होता है हमारा, ये शुरू होता है सीरियम से लूटियम तक शुरू होता है, ठीक है। और जो थोरियम से लारेंसियम तक जाता है वो हमारा एक्टिनाइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 73 का सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 14 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 14 क्वेश्चन में देखिएगा, आपसे कह रहा है कि परमाणु संख्या वाला तत्व तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है। धातुएं जो हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं जो हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, और जो उपधातुएं हैं वो रेडियोधर्मी, यानी रेडियोधर्मी बोल सकते हैं, उभयधर्मी, यानी दोनों उभयधर्मी, रेडियोधर्मी नहीं कहेंगे, उभयधर्मी कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। या बोल दीजिए एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको क्षारीय भी बनाएंगे, अम्लीय भी बनाएंगे और उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएंगे। तो उसको याद कर लीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, परमाणु क्रमांक संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो कौन सा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सोडियम। सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है और फर्स्ट वर्ग में आता है इसलिए, ठीक है। और एस ब्लॉक के तत्व क्या बनाते हैं, आपको बताया है मैंने, क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से धातु शीतल जल के साथ तेजी से क्रिया करती है। तो शीतल, देखिए सारी धातु अब क्रियाशील है, और जल के साथ में जो क्रिया कर ले वो सोडियम होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, केरोसिन के साथ नहीं करता है, लेकिन जल के संपर्क में आने पर बहुत बड़ा विस्फोट कर देता है। इसको क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बता देता हूँ। 16 देखिए, 16 में कह रहा है कि धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, वो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। विद्युत अपघटन द्वारा धातु जो निकाली जाती है वो एल्युमिनियम होता है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा होता है। और जो एल्युमिनियम हमको मिलता है वो हमको मिलता है कैथोड पर, और अशुद्धियां मिलती हैं एनोड के नीचे। एक टॉपिक करवाऊंगा धातु अधातु और धातुक्रम, बहुत अच्छा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कल से हमारा टॉपिक वाइज ही चलेगा, उसमें क्वेश्चंस भी चलेंगे और कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन लेवल पे चलेगा। लंबा वीडियो बनेगा लगभग 50 से 60 मिनट का, लेकिन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब कुछ साथ में होंगे। अच्छे लेवल की तैयारी करवा रहा हूं, इसलिए कहता हूं कि वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चैनल पर पूरे यूट्यूब पर मैं ही करवा रहा हूं। तो आप लोग इसको शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप अपने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है, जरा देखिएगा। 17 में कह रहा है आपसे कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहते हैं। आप देखिए, धारा प्रवाहित करेंगे, धारा का मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रो से, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट धारा प्रवाह करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 18 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 का ए आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 19 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। इसमें आपसे कह रहा है कि RDX क्या है। तो मैं आपको बता दूं, RDX जो होता है वो एक हमारे पास विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। RDX मतलब जो X इसमें आ रहा है, X का मतलब होता है एक्सप्लोजिव, और जो D होता है इसका मतलब होता है डेवलपमेंट, और R का जो मतलब होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो इसके ऑप्शन चेक करिएगा। इसमें ऑप्शन से पहला ऑप्शन है एक्सप्लोजिव, दूसरा है कीटनाशकों के उत्पादन के में प्रयुक्त एक रसायन रक्षा मापने का यंत्र, विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक विस्फोटक होता है। RDX का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। RDX का, R का जो RDX है, इसमें R का मतलब होता है रिसर्च, D का मतलब होता है डेवलपमेंट, और X का मतलब होता है एक्सप्लोजिव, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। पूछ रहा है, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक होता है अस्थायी, एक होता है स्थायी। अस्थायी कठोरता जो होती है वो हमारे बाइकार्बोनेट के कारण आती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो मतलब उस पर आ जाता है, हमारे बोल सकते हैं जो उसमें अस्थायी कठोरता जल की होती है वो केवल बाइकार्बोनेट के कारण होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को। उसको दूर करते हैं या तो क्लार्क विधि लगा देंगे, बुझे चूने के साथ में गर्म कर देंगे, अदरवाइज इसको डायरेक्ट खत्म मतलब उबाल देंगे तो वो अशुद्धि दूर हो जाएगी। लेकिन अगर स्थायी कठोरता है तो स्थायी कठोरता के लिए 3-4 विधि हैं, या तो धावन सोडा का प्रयोग करके उसको खत्म करेंगे, या फिर हम लोग परमिटिव विधि लगाएंगे, या कैगलन विधि लगाएंगे। और ये जो कठोरता होती है ये आती है स्पेशली क्लोराइड और सल्फेट के कारण, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्थायी कठोरता है तो धावन सोडा का प्रयोग करेंगे। तो लगभग मैंने 20 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। अब पूरा प्रैक्टिस सेट एंड हो गया है। कल से आप जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे वो आप टॉपिक वाइज देखेंगे, और उससे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप किस टॉपिक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैंने आज एक कम्युनिटी पर पोस्ट किया है, आप लोग उस पर जाकर क्लिक करके उस पर वोट जरूर करें, क्योंकि अगर वोट करेंगे जिसका ज्यादा वोट होगा उसी टॉपिक का मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाऊंगा। करीब 35-40 क्वेश्चन के साथ में विद कॉन्सेप्ट भी साथ में
ही लेकर चलूंगा। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड बाय। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो है टॉपिक वाइज मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और मेरा सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।